एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 4th सेमेस्टर की बुक इशू इन इंडियन कॉमर्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, मतलब FIPB। सो ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे सेटअप हुआ था, ये क्या क्या फंक्शन और क्या क्या रोल प्ले करता है, कैसे रिप्लेसमेंट हुई थी इसकी। मतलब ये ज़रूरी थोड़ी है कि पहले FIPB ही आया होगा, क्या पता उससे पहले कोई और बोर्ड हो हमारे पास। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कैसे होती है, इसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, देन क्या क्या नोटिफाइड सेक्टर्स हैं इसके, और इनके वर्सेस डिफरेंस भी है एक, हम वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। सो पहले पढ़ लेते हैं इसकी मीनिंग से, मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इंट्रोडक्शन। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज अ नेशनल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द remit to consider and recommended foreign direct investment which does not come under the automatic route। सो देखो FIPB क्या है, सो हम इसको प्रमोशन बोर्ड बोल देते हैं, ठीक है, अभी बेसिकली फॉर नाउ। ठीक है, जो प्रमोशन बोर्ड क्या है, ये एक नेशनल एजेंसी है गवर्नमेंट की जो कि कंसिडर हुई थी FDI के लिए, जो कि किसी ऑटोमेटिक रूट के अंदर नहीं आती है। जैसे कि हमने दो देखा था ना कि ऑटोमेटिक रूट मतलब वो डायरेक्ट आ सकते हैं और एक गवर्नमेंट का वो था अप्रूवल चाहिए, तो ये किसी उसके रूट में या फिर उन किसी भी उनसे अलग है ये, ठीक है, उनसे सेपरेट है। देन उसके बाद इंडिया अट्रैक्टेड न्यू इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू USD 30.76 billion during fiscal year ended इतना, and increase compared to previous fiscal year. Single clearance and FDI foreign investment promotion board was housed in the Department of Economic Affairs। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है कि जो प्रमोशन बोर्ड है, ये एक अपना खुद का डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज अबॉलिश्ड ऑन जून 2017। इट वाज एन इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी। कि देखो ये बना भी और ये मिट भी गया है, ठीक है, अभी ये नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि उन्होंने लिखा तो है अबॉलिश हो गया 2017 में। देन उसके बाद अर्लियर इफ द FDI अमाउंट exceeds FDI amounts exceed 3,000 crore, then it must approved by the finance minister and subsequently by the cabinet committee on economic affair on the recommendation of FIPB। कि देखो पहले अगर इस अमाउंट से ज़्यादा कि आपका FDI इंक्रीज होता था तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूव होना पड़ता था इन कमेटी से। देन उसके बाद इट had been set up by the government of India in order to increase the flow of foreign investment into the country, and promotion board had been able to give major boost to Indian economy by doing this. Hence the PV was the design designated institution which considered the FTA proposal and required government approval. It also granted composite approval involving foreign investment of foreign technology as per June itna, and the revision FIPB could give recommendation of the proposal below 500 crore of the Ministry of Finance consideration। Okay, ठीक है, फाइन। देखो ये प्रमोशन बोर्ड क्या था, ये बना भी था और ये मिट भी गया था। ये सिर्फ अप्रूवल के लिए हुआ था कि अगर आपकी इतनी अमाउंट से आपके 300 करोड़ अमाउंट से ज़्यादा होगी तो आपको यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सब सिर्फ इतना था, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन हम भी नेचर पढ़ेंगे तो और अच्छे डीपली समझ में आ जाएगा। देन कंपोजिशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसका कंपोजिशन कैसा है, तो सेक्रेटरी Department of Economic Affairs is the chairman, and secretary Department of Industrial Policy and Promotion member, then secretary Department of Commerce member, then secretary Economic Relation Ministry of External Affairs। The board was empowered to co-operative secretaries to the government to India other top officials। कि देखो इनमें इस बोर्ड में ये सारी पोजीशंस होती थी, मतलब ये सब इंक्लूडेड होता था। देन उसके बाद सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की कैसे सेट हुआ था। So then in government kept up to FIPB, it was the only agency in the country that handled the FDI investment in India। कि एक सोल एजेंसी थी जो इन्वेस्टमेंट को हैंडल करती थी। तब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, FDI को इनकरेज करना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। देन फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की, जो हमारा प्रमोशन बोर्ड था इसके क्या क्या फंक्शंस थे, तो इनवाइट करना FTA प्रपोजल्स को, स्क्रीनिंग करना, उनकी कोऑर्डिनेशन करना उधर डिपार्टमेंट के साथ, इम्प्लीमेंट करनी पॉलिसी अच्छे से, पोटेंशियल सेक्टर्स ढूंढना, ग्रीवेंस रेड्रेसल करना,
स्ट्रीमलाइन एफडीआई गाइडलाइंस देना, इंडिया का प्रमोट करना एफडीआई हब, देन फ्रेमिंग करना पॉलिसीज को, देन अबॉलिश कैसे हुआ था ये, देन invited the FDI proposal. So promotion board encourage the foreign investment, the country encourage करता था foreign investor को attract करता था, इंडिया में help करने के लिए establish करता था काफ़ी ज़्यादा contacts उनके लिए. then screening FDI proposals, किसका मेन फंक्शन, इनका सिग्निफिकेंट फंक्शन था कि प्रपोजल को स्क्रीन करना, लाइक जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये सबको कवर ना करके विच वर नॉट कवर्ड ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्ड जो कि कवर नहीं करते थे ऑटोमेटिक, वो प्रमोशन बोर्ड की अप्रूवल से आते थे. देन प्रपोजल वर रिसीव बाय द बोर्ड, इट की प्रपोजल भी इन्हीं को रिसीव करता था और यही इसको परमिट देते थे आगे जाने की. देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ एफडीआई प्रपोजल्स अ बोर्ड रिव्यूड द प्रपोजल एंड कम्युनिकेट विद अदर डिपार्टमेंट. उनको प्रपोजल मिल जाता था तो फिर आगे जाके कम्युनिकेट करते थे अदर डिपार्टमेंट के साथ और फिर एक प्रॉपर एक डिस्कशन के बाद अप्रूवल कर देता था. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसीज, प्रमोशन बोर्ड हैव द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग दी पॉलिसीज. ये पॉलिसीज़ को जो भी उनकी मतलब जो कि प्रमोशन बोर्ड था, जो भी हमारी एफडीआई की पॉलिसीज़ होती थी ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी जो हमें गवर्नमेंट बना के देती थी, वो प्रमोशन बोर्ड ही उनको इंश्योर करता था, वो ही अच्छे से चलाता था उनको. देन उसके बाद नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन और पोटेंशियल सेक्टर की, जितने भी अच्छे सेक्टर्स हैं कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो भी ये सेलेक्ट करता था. देन ग्रीवेंस redressal, the board address the different complaints, grievances and queries, जितनी भी queries होती थी वही सब कुछ फिल करता था. देन ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती थी ई प्रमोशन बोर्ड के, वो भी यही मैनेज करता था. देन स्ट्रीमलाइन एफडीआई गाइडलाइंस, सो द बोर्ड एक्टेड एज द ब्रिज गवर्नमेंट, ये एक ब्रिज बनाता था गवर्नमेंट के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में. और ये क्या था, इसको गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा था इसको, ठीक है, प्रमोशन बोर्ड को. फिर उसके बाद प्रमोटेड इंडिया एज एफडीआई हब, इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब एक इंडिया को एक एफडीआई हब बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है इसका. देन उसके बाद हेल्प इन फ्रेमिंग एफडीआई पॉलिसीज़ को भी, कि क्योंकि देखो कांटेक्ट में रहता था इन्वेस्टर के, तो उनके क्वारीज कंप्लेंट्स उनके रिव्यू सब इन्हीं के पास होते थे, तो ये पॉलिसीज़ को फ्रेमिंग करने में भी हेल्प करता था ज़्यादातर. देन एबॉलिश द FIPB. So the government of India has abolished Foreign Investment Promotion Board in June 2017. The power of approval of foreign investment up to 500 crore has been shifted to FIM country Ministry of Government के भी शिफ्ट कर दिया जितने भी पावर थे. देन उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विथ FIFP कि उन्होंने प्रमोशन बोर्ड को रिप्लेस कर दिया था, मतलब 2017 में उसको जून में अबॉलिश कर दिया था. तो उसके बाद उसमें न्यू आया था FIFP. So the government of India has abolished Foreign Investment Promotion Board, मतलब promotion board in June 2017. The basic reason behind the replacement of this to insecure the transparency बढ़ाने के लिए और speed up करने के लिए प्रोसीजर को उन्होंने एक नया लाया. देन उसके बाद नाउ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन एम्पावर्ड, और अभी जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट थे वही सब कुछ करते थे. देन कंसलेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन विच इशू द स्टैंडर्ड, जो कि ये सब हैंडल करता था. देन उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल कि ये वही है FIFP की, क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल जो कि नया है. इसका इंट्रोडक्शन क्या था, सो इन मई 2017 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. इसको हम FP बोलेंगे, उसको बोलेंगे हमने प्रमोशन बोर्ड, इसको बोल देंगे फैसिलिटेशन पोर्टल, ठीक है. तो जब पोर्टल था इस द ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. द पोर्टल इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. तो ये डिपार्टमेंट कौन चलाता था, वो सॉरी जो कि हमारा पोर्टल था ये कौन चलाता था, इसको चलाता था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट था, वो इन सबको वो ये ऑनलाइन साइट चलाता था. फिर उसके बाद दस पोर्टल विल कंटिन्यू टू फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस. ये सिंगल विंडो क्लियरेंस चलाता था थ्रू द अप्रूवल रूट क्या है इनका,
देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देन फिजिकल सबमिशन, जो कॉपी होती थी उसकी भी ज़रूरत नहीं होती थी, हम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते थे। जो एप्लीकेंट था उसको सिंगल हैंडेड ही करना होता था, डिजिटल सिग्नेचर लगते थे, ई एप्लीकेशन आ जाती थी, देन फोटोज़ वगैरह अटैच हो जाते थे, देन सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ हो जाता था। देन इसका गोल क्या था हमारे पास फैसिलिटेशन पोर्टल का? सो द गोल ऑफ पोर्टल इज़ टू नेगोशिएट विद फॉरेन बिजनेस फर्म। इसका मतलब था नेगोशिएट करना, मतलब कि उनके साथ कम्युनिकेट करना, मतलब जैसे बोलते हैं ना बार्गेनिंग करना, फिर एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट करना। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, उनके साथ नेगोशिएट करना बिजनेस फर्म के साथ, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो था इसका मेन गोल। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके पोर्टल के? द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फॉरेन एफडीआई को इंक्रीज करना, ट्रांसपेरेंसी दिखाना, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, नए को लाना, डिजिटलाइजेशन करना क्योंकि ऑनलाइन तो डिजिटलाइज होगा, फिर इन्फॉर्म करना, पॉलिसी चेंजेस कुछ भी आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज द रोल or functions of foreign investment facilitation portal. So फर्स्ट इज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। सो द मेन फंक्शन क्या था, हमने इसको लाया ही ट्रांसपेरेंसी के लिए था, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंसी लाए हमारी प्रोसेस के बीच में। देन इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग, जो कि हमारा पोर्टल था फंक्शन करता था, कम्युनिकेशन अच्छे से बढ़े, पेपर वर्क कम हो जाए, स्पीड अप हो, सब कुछ हो, लेटर्स को अप्रूवल मिले, सिग्निफिकेंट फंक्शंस था कि वो सब कुछ कर लेता था, देन गाइडलाइंस भी देता था। उसके बाद नेक्स्ट इज ये सारे रोल्स एंड देन रेगुलेट एंड रिकमेंडेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसीज़। जो पोर्टल था वो रेगुलेट करता था और एफडीआई पॉलिसीज़ को, इनपुट, प्रेस नोट, गाइडलाइन सब कुछ चीज़ मैनेज करता था। देन इंक्रीज दी एफडीआई, इसकी वजह से हमारे एफडीआई भी इंक्रीज हो गए। द प्राइमरी फोकस ऑफ financial portal shall be increased the FDI investment, the investment shall cleared पोर्टल एनी इन्वेस्टमेंट अबव ही 500 करोड़ से ज़्यादा करता था। देन उसको हैंडल कौन करता था? कैबिनेट कमेटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाउएवर इन्वेस्टमेंट मेड लेस देन 500 शेल बी कंसिडर्ड अप्रूव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अगर देखो 5000 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारे CCFI मैनेज करेंगे, और उससे कम है तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मैनेज कर लेगा। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ standard operating procedure. So the main function of foreign investment facilitation portal is to increase transparency and include a standard, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू एडमिनिस्टर एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए इसके दो रूल थे, ट्रांसपेरेंसी एंड हमारा SOP लाना। तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज अप्रूवल ऑफ FIFP. The approval of FIFP is required for companies do not qualify the automatic approval, जो कि automatic approval नहीं मैनेज कर पाते हैं। देन उसके बाद notified sector that require फैसिलिटेशन अप्रूवल। सो सेक्टर माइनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिफेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रिंट मीडिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो उसके बाद कुछ ये है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। देखो दो चीज़ें थे, एक क्या था ट्रांसपेरेंसी के लिए एंड सेकेंड वन ये वाला था हमारा SOP। देन उसके बाद फॉर प्रोसेसिंग एफडीआई प्रपोजल की प्रपोजल कैसे होता था, मतलब वही था ना, मतलब देखो जो हमारे पास प्रमोशन बोर्ड था वो क्या करता था, एप्लीकेशन आती थी, नेगोशिएट करता था, फिर इनिशिएट करता था, एक प्रॉपर प्रोसीजर मैनेज करता था, पर वो काम नहीं करा तो हमने उसको एबोलिश कर दिया। फिर हमने नया पोर्टल लाया, वो पोर्टल जो था वो उस प्रोसेस को हेल्प करता था। अब वो प्रोसेस क्या है वो तो हमने पढ़ी नहीं, तो अब ये वो प्रोसेस है कि वो कैसे नेगोशिएट करते थे, क्या क्या प्रोसीजर्स होते थे, कैसे प्रपोजल जाता था। सो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। सो इसके कुछ सब पार्ट्स है। तो फर्स्ट इज ऑनलाइन फिलिंग, देन उसके बाद फाइलिंग। सो द प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स एक्टिविटी रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल। अब गवर्नमेंट अप्रूवल लगता था एफडीआई पॉलिसी के अंडर ऑफ 2016 की फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी फिल्ड ऑनलाइन एंड रिवैम्प्ड भी होते थे। तो उसके बाद ऑनलाइन फिलिंग फाइलिंग ऑन अवेलेबल फॉर्मेट ऑनली, जितने हमारे अवेलेबल फॉर्मेट थे वही द एप्लीकेशन वुड बी नीडेड टू सबमिट। ये शायद इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड वन दैट इज ई ट्रांसफर ऑफ प्रपोजल टू कंसर्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। सो DIPP क्या था ये हमने यहाँ पे पढ़ा था आई गेस। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, हाँ इसको कौन एडमिनिस्ट्रेटिव करता था हमारा DIPP, याद रखना, ठीक है। सो
उसके बाद हाँ, विल आइडेंटिफाई द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, वो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, डिपार्टमेंट देखता था प्रपोजल के बाद, देन उसके बाद विद इन 2 days वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते थे। जो एप्लीकेशन होता था उसको फिजिकल कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो एक डिजिटली साइन एप्लीकेशन दे देता, और जो DIPP होता था इन्फॉर्म कर देता एप्लीकेंट को और थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद द साइन, फिर वहाँ पे साइन होते थे और विद इन दी 5 days ऑफ सच कमिटमेंट फ्रॉम DIP में उन्हें अप्रूवल मिल जाती थी। देन उसके बाद नेक्स्ट इज competent authorities for approval of foreign investment. The following are the competent authorities for grant of approval of foreign investment for sector activity requiring government approval। की कौन कौन सी चीज़ों के लिए मैं गवर्नमेंट अप्रूवल लगती थी? सो माइनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लगता था, डिफेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगता था, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये सब जो पीछे पढ़ के आया है, आई गेस वही है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट इज, ये बस एक बारी आँख लगा लेना उसमें, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। तो उसके बाद थर्ड वन, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो अगर अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, इट्स टोटली फाइन, न्यू सब्जेक्ट है, शुरू शुरू में शायद प्रॉब्लम भी हो, हम जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। देन प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी प्रोसेस क्या है अगर आपको अप्रूवल लेनी है? सो competent authority shall not replicate an interministerial body. So competent authority shall not replicate an interministerial body in respective minister department to grant approval for foreign investment. New regime for foreign investment required to be similar in execution and expenditure and disposal। के अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो सिमिलर होना चाहिए एंड मैच होना चाहिए, आप कोई भी रिप्लिकेट नहीं कर सकते हो, मतलब आप डबल कुछ नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद सर्कुलर ऑफ प्रपोजल फॉर comments। So once the approval is received, same shall be circulate online with 2 days। अगर आपने अप्रूवल मिल गया तो आपको सेम ऑनलाइन 2 days में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद प्रपोजल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस भी चाहिए होती है। देन उसके बाद फर्दर जो प्रपोजल होगा वो भेजा जाएगा आगे फॉरवर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा जाएगा एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को भेजा जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। देन उसके बाद वे अपने कमेंट्स देंगे, देन टाइम टू टाइम वो चीज़ें हो जाएंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट इज सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर। Then following proposal will require security clearance from Home Minister Affairs। Investment in broadcasting, telecommunications, satellites, then in some में mineral mining, इन सब के लिए अप्रूवल लगेगा। तो उसके बाद क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ FDI पॉलिसी। अब FDI पॉलिसीज क्या बोलती है? सो स्पेसिफिक इशू प्रपोजल रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ FDI पॉलिसी में भी रेफर टू DIPU फॉर क्लियरेशन कंसेशन। यहाँ पे आपको क्लियरेंस मिल जाती है एंड आपको विद इन दी 15 days स्पेसिफिक इशू में भी रेफर टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर यहाँ से आपको जब क्लैरिफिकेशन मिल जाती है तो वो आगे जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज दी जाती है। देन कंसल्टेंट्स with other ministry departments। So consultation with any other ministry department will require full justification and approval of the secretary concerned। अगर आप अलग दूसरे मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं तो उसकी भी प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन लगती है सेक्रेटरी कंसर्न। देन उसके बाद नेक्स्ट है 6 अपलोडिंग द कमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑन पोर्टल। तो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट जितने भी थे कंसल्टेड ऑन द प्रपोजल शेल अपलोड देयर कमेंट्स, उनको कमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे विद इन दी 4 weeks फ्रॉम दी ऑनलाइन रिसिप्ट। जितनी भी आपकी ऑनलाइन रिसिप्ट मिलती थी विद इन दी 4 weeks ऑफ दैट। देन उसके बाद 4 weeks of the online receipt। In case of comments of concerned ministries, regulatory bodies are not received within this specific time, it would be presumed that they have no comments to offer। अगर आपको नहीं रिसीव हुए तो इसका मतलब है कि कोई कमेंट्स नहीं है। द कमेंट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन प्रपोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट सेक्टर रिक्वायर्ड सिक्योरिटी डिक्लेरेंस, उनको होना भी ज़रूरी है। अथॉरिटी विद इन 6 month ऑनलाइन रिसिप्ट। तो उसके बाद इन केस वेयर मिनिस्टर ऑफ होम इज नॉट पोजीशन टू प्रोवाइड कमेंट्स विद इन द 6 month, इट विल बी इनिशिएट द कंसर्न। अगर उनके 6 week तक नहीं मिलते हैं सो कंसर्न विद, फिर उसको मिनिस्टर डिपार्टमेंट के साथ टाइम फ्रेम करना पड़ता है। देन उसके बाद रीजंस बताने पड़ते हैं शायद। तो उसके बाद 7th one, दैट इज़ scrutinize the proposal and documents attached। The contempt authority shall within the first week 1 week scrutinize the
proposal and documents attached therewith test and application for relevant additional information डॉक्यूमेंट सारे अप्लाई करने पड़ते हैं अपना क्लैरिफिकेशन। अगर कोई क्वेरीज वगैरह नहीं आती विद इन 1 वीक द एप्लीकेशन विल बी रिमाइंडेड। अगर कोई क्वेरीज वगैरह नहीं आती तो उसको रिमाइंडेड किया जाता है। देन ऑल क्वेरीज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी raised by competent authority in the initial communication itself. Time taken by application is addressing the queries raised by the competent authority shall be excluded from the time limits. फिर उसके बाद 8th वन दैट इज़ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल। वाला एग्जामिन द प्रपोजल एडवोकेट केयर्स। अगर आप कोई भी एग्जामिन करते हो तो आप प्रॉपर उसको आई कीप रखोगे उस पर। देन एम्प्लॉय पॉलिसीज़ क्या, प्रेस नोट्स क्या है, देन नोटिफिकेशंस क्या क्या आ रहे हैं उन सबको चेक करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस एंड प्रपोजल फॉर डिसीजन एंड कन्वे टू एप्लीकेंट। इस बार प्रोसेस ली जाती है और एप्लीकेंट जो है उसके साथ कन्वे किया जाता है। प्रोसेस अप्रूवल कंप्लीट। अगर अप्रूवल कंप्लीट हो जाता है तो उसको 6 वीक या 8 वीक्स के बाद वी शुड नॉट बी लेटर देन 6 मंथ, जो लेट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी प्रपोजल की। देन कंसिडरेशन ऑफ कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर इन केस ऑफ प्रपोजल इन्वॉल्विंग टोटल फॉरेन इक्विटी इनफ्लो मोर देन। अगर आपका 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ। अब अपडेट टाइमलाइंस एंड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ डिसीजन अब इनका अप्रूवल आ जाएगा तो उसको इशू कर दिया जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर। देन रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो इवन रिस्पेक्टिव प्रपोजल वेयर कंप्लीट अथॉरिटी प्रपोज टू रिजेक्ट। अगर वो उसे रिजेक्ट करते हैं देन उसके बाद लॉज वगैरह के अकॉर्डिंग शेल बी कंपल्सरी शॉर्ट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसको विद इन 8 वीक या 10 वीक्स के अंदर कमेंट्स डालने पड़ते हैं उस पर। देन उसके बाद इशू ऑफ अप्रूवल लेटर भी इशूड। और देन उसके बाद अगर वो अप्रूव्ड हो रहा है बाद में तो उसके बाद एक इशूड होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन फॉर्मेट prescribed in annexure 2। देन उसके बाद मेंटेनेंस एंड डाटाबेस ऑफ अप्रूवल से अलॉन्ग साइड डिटेल। फिर उसके बाद डिटेल आ जाती है DIPP एंड ईच ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल मेंटेन। फिर वो डाटाबेस वहाँ पे बनाया जाता है देन उसको मेंटेन किया जाता है। जिसके बाद टाइम लिमिट्स। तो एक्शन पॉइंट्स क्या क्या है तो टाइम लिमिट्स क्या है। डिसमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बाय DIPP टू कंसर्न मिनिस्ट्री के पास 2 डेज़ हैं और क्यूमुलेटिव टाइम पीरियड क्या है 1 वीक। एंड बस यहाँ पे टाइम पीरियड है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। सो रेगुलर मंथली रिव्यू। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल होल्ड अ रेगुलर मंथली रिव्यू देते हैं उनको। फिर जॉइंट एंड क्वार्टरली रिव्यू भी दिया जाता है जो कि चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी DIPP एंड सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आता है। देन उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्टेड कंपनीज एथिक्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्टेड कंपनीज एंड बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टेड कंपनीज एंटिटीज। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देना पड़ता है और डायमेट रिप्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। कॉपी ऑफ डाउन स्ट्रीम इंटीमेशंस भी देनी पड़ती हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी की भी देनी पड़ती है। साइन कॉपी भी देनी पड़ती है जॉइंट वेंचर अगर है तो। अगर इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट जॉइंट एंटिटीज़ दे रही हैं देमसेल्व्स तो उनकी भी डिटेल्स नेम वगैरह लगता है। देन हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लगता है, सर्टिफिकेट। ये सारे फर्स्ट एड डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। जो फर्स्ट एड डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो सारे मैंडेटरी हैं सबमिट करना। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। सो meaning FDI. So any investment from an individual or business firm that is located in a foreign country into country is called foreign direct investment। कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर रहे हैं एज इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट तो उसको हम FDI बोल देते हैं। तो हमारा FDI क्या है। FDI refers to the amount raised by the business corporation through यूरो इक्विटीज़। जो यूरो इक्विटीज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इन सबसे रेज हो रही है वो सब हम FPI को बोलेंगे। तो उसके बाद मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जनरली इफ देयर इज अ फॉरेन बिजनेस ऑनरशिप कंट्रोलिंग स्टेक इन शेयर्स एंड बिजनेस कॉर्पोरेट कंट्री एस्टेब्लिश बिजनेस देयर। जो कंट्री की जो कॉर्पोरेट होगा वो हैंडल करेगा और जो हमारा FPI होता है इसके बारे फॉरेन एंटिटी हैंडल करते हैं जिनके शेयर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दो एवरी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल टेक्निकल एंड मैनेजरियल सर्विसेज कैपिटल आती है इसमें। देन जो इसमें आती है परचेज ऑफ इक्विटी, ये भी फॉरेन स्टॉक शेयर्स एंड स्टॉक की बात हो रही होती है बस FPI में। तो उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है
और जो हमारी एफ डी आई होती है थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है, परमानेंट होती है। जो हमारी एफ पी आई होती है थोड़ी शॉर्ट टर्म होती है, थोड़ी टेम्परेरी होती है नेचर में। देन टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट में होता है इन्वेस्टमेंट में परचेज शेयर डायरेक्टली, वो कंपनी से डायरेक्टली शेयर परचेज कर सकते हैं। और जो हमारा एफ पी आई है वो सेकेंडरी मार्केट में, फिर सेकेंड हैंड शेयर्स भी होते हैं, जैसे कि शेयर डिवेंचर, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मोस्ट ऑफ द लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। एंड जो हमारा एफ पी आई है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद रिटर्न, द रिटर्न ऑफ द एक्वायर्स यूजुअली टेक फ्रॉम प्रॉफिट, टेक फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ये एफ डी आई प्रॉफिट से मिलती है। एंड जो हमारा एफ पी आई है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स वगैरह से मिलता है। तो उसके बाद फेवरेबल, लेस फेवरेबल, जो एफ डी आई है ये ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। एंड जो हमारा एफ पी आई है वो थोड़ी लेस फेवरेबल है। फिर उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट, बोथ एंट्री एंड एग्जिट इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लेक्स, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है हमारा एफ डी आई, बट जो हमारा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में भी है, बट हमारा जो एफ पी आई है वो थोड़ी सी ईजी है एंड सिंपल है। देन उसके बाद रिस्क कितना है, एफ डी आई में हमारा ज़्यादा रिस्क है, कमिटमेंट है। एंड हमारा एफ पी आई में थोड़ा कम रिस्क है। फिर उसके बाद हमारी लिक्विडिटी, एफ टी आई इज मोर डिफ़िकल्ट, जो हमारा ये एफ डी आई है थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद एंड यहाँ पे हमारा थोड़ा ईजियर है सेल करना। फिर उसके बाद असेसिबिलिटी, जो हमारा एफ डी आई है आर लेस असेसिबल, ये थोड़ी लेस असेसिबल है क्योंकि यहाँ पे हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है। जो हमारा एफ टी आई वो थोड़ी मोर असेसेबल है क्योंकि इसमें कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से काम चल जाता है। देन सूटेबिलिटी की बात करें, जो एफ टी आई है वो तो लार्ज कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इक्विटी के लिए चल जाता है। एंड जो हमारा एफ पी आई है ओनली सूटेबल फॉर बैंक, इसे हमारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स के लिए। देन मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारे होली ऑन सब्सिडीज भी हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, एक्विजिशंस भी हो सकते हैं। जो हमारा एफ पी आई यहाँ पर एन आर आईज, एफ आई आईज एंड जी डी आर एस एंड एफ सी सी बी, मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बोन्स एंड ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, ये सब चीज़ें भी हो सकते हैं। देन देयर आर सम क्वेश्चंस, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और वो प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, हम उसको रिवीजन में दोबारा कर लेंगे, इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको चैप्टर होपफुली थोड़ा समझ में आया होगा। सो आपका चैप्टर नंबर 4 था, दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।